500 पाउंड का जुर्माना दो या माफी मांग लो। ये चेतावनी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित माइकल ओडायर की। आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिनके जीवन पर आधारित फिल्म बनी है केसरी चैप्टर 2। वह थे सर चेट्टूर शंकरन नायर। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने शंकरन नायर की भूमिका निभाई। मेन कहानी पर आने से पहले आइए मैं आपको अपने हीरो से परिचय करवा देता हूँ। 1857 वह ऐतिहासिक वर्ष जब भारतवासियों ने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ बड़े पैमाने पर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उसी साल केरल के पलक्कड़ में श्री शंकरन नायर का जन्म हुआ था। पढ़ाई के दौरान उन्हें कानून से गहरा लगाव हुआ। फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। फिर 1880 में मद्रास हाई कोर्ट से उन्होंने अपने वकालत की शुरुआत की। आजकल पुष्पा भाव डायलॉग मारते हैं, झुकेगा नहीं साला, लेकिन उस दौर में अगर सच में कोई इस एटीट्यूड के साथ जीते थे तो वे थे श्री शंकरन नायर। अगर उन्हें एक बार लग जाए कि वो सत्य के साथ खड़े हैं तो वे 1 इंच पीछे नहीं हटते थे। इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? हुआ यूं कि 1908 में नायर जी मद्रास हाईकोर्ट के जज बनने वाले थे। उसी समय मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पर बहस चल रही थी। उसी दौरान नायर जी ने एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने अंग्रेज जूरी पर सवाल उठाते हुए कहा, ये लोग अक्सर अंग्रेजों के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस लेख से किसे आग लगेगी, पर उन्होंने मन बना लिया तो बना लिया। फर्क ही नहीं पड़ता कि मद्रास हाईकोर्ट के जज की कुर्सी सामने है या नहीं। इस लेख के बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ने वाइसराय को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये आदमी जो मद्रास हाईकोर्ट का जज बनने वाला है, इसके विचार ऐसे हैं, इसलिए इसे जज ना बनाया जाए। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। 1908 में वे मद्रास हाईकोर्ट के जज बन ही गए। उनके कड़े, बेबाक और प्रोग्रेसिव फैसलों की वजह से उन्हें 1912 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया और अब उनका नाम हो गया सर शंकरन नायर। 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास का वो काला दिन। हुआ यूं कि जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी मनाने और रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब जरा इस बाग के आर्किटेक्चर को समझते हैं। ये 3 तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी गेट। जनरल डायर के ऑर्डर पर इस निहत्थी भीड़, जिसमें बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे, पर गोलियों की बरसात कर दी गई। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था। कुछ दीवारें फांदने की कोशिश में मारे गए, कुछ भगदड़ में कुचले गए और सैकड़ों ने जान बचाने के लिए बाग में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी, जहां वे दम घुटने से मारे गए। यह नरसंहार तब तक चलता रहा जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। हजारों बेकसूर लोगों की जान गई। उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर माइकल ओडायर। इस भयावह घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई। नतीजा, दोषी जनरल डायर की तो बस नौकरी गई और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर को तो कुछ हुआ भी नहीं। इन दुखद घटनाओं के वक्त सर शंकरन नायर वाइसराय काउंसिल के सदस्य थे, लेकिन इस दुखद हत्याकांड के बाद उन्होंने काउंसिल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो उस ब्रिटिश सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जो बेगुनाहों के खून की प्यासी हो। कैलेंडर पर साल था 1922। शंकरन नायर ने किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की। इसमें उन्होंने गांधी जी की अहिंसा नीति और असहयोग आंदोलन की आलोचना की, पर असली आग तब लगी जब उन्होंने पंजाब में हुए अत्याचारों की असलियत बयान की। उन्होंने साफ लिखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर के आदेश से हुआ था, परंतु माइकल ओडायर भी उतने ही जिम्मेदार थे क्योंकि यह सब उनकी जानकारी में हुआ। यह आरोप ओडायर को बुरी तरह चुभ गया। अब तक पूरी दुनिया जनरल डायर को ही दोषी मानती थी, परंतु शंकरन नायर की किताब के बाद माइकल ओडायर का भी नाम गुनहगारों के फहरिस्त में आने लगा। अपनी छवि को डूबते देख ओडायर ने शंकरन नायर जी को मानहानि का केस करने की चेतावनी दी और उन्होंने कहा, या तो माफी मांगो, अपनी किताब वापस लो और जुर्माना भरो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। लेकिन ये शंकरन नायर थे, फायर नहीं वाइल्ड फायर थे। झुकना इनके फितरत में ही नहीं था। ब्रिटेन की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित अदालतों में एक लंदन में स्थित किंग्स बेंच कोर्ट में मानहानि का मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जज और 12 सदस्यों की जूरी बिल्कुल माइकल ओडायर के पक्ष में झुकी हुई है। यहाँ न्याय होगा, सोचना भी बेवकूफी है। मानसिक दिवालियापन की पराकाष्ठा तो देखो।
एक नरसंहार के अपराधी की साख बचाने के लिए अदालत की पूरी ताकत को झोंका जा रहा था। मुकदमा लगातार 5 हफ्तों तक चला, जो उन दिनों के इतिहास का सबसे लंबा ट्रायल बन गया। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस मुकदमे पर टिकी हुई थी। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी, नायर जी केस हार गए। जज ने नायर जी को 500 पाउंड का जुर्माना और 7500 पाउंड का मुकदमे का खर्च अदा करने का आदेश दिया, जो आज के हिसाब से लगभग 32 लाख के बराबर है। माइकल ओडायर ने आखिरी बार प्रस्ताव रखा, माफी मांग लो, सब माफ कर दूंगा। इस पर नायर जी ने जवाब दिया, अगर कोर्ट में बैठे सभी सदस्य ने मुझे दोषी मान ले, मैं फिर भी माफी नहीं मांगूंगा और इस हार से मेरे प्रतिष्ठा में कोई कमी भी नहीं आएगी। उन्होंने यह भारी भरकम जुर्माना भरा और अपने आत्मसम्मान के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इस मुकदमे के बाद देश की आजादी की लड़ाई और तीव्र हो गई। इस मुकदमे ने ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिकता पर सवाल खड़ा किया और नायर साहब का जो मकसद था, सच को सामने लाना, वह मकसद भी पूरा हुआ। शंकरन नायर का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका था, एक ऐसे नायक के रूप में जो सच के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता से भी लड़ने में हिचके नहीं। और फिर 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओडायर भाषण देने के लिए पहुंचे थे और उसी कार्यक्रम में मौजूद थे सरदार उधम सिंह, वही नौजवान जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जख्म अपनी आंखों से देखे थे और दिल में संजोकर वर्षों तक इंतजार किया था। सरदार उधम सिंह ने मौके पे गोली चला दी और माइकल ओडायर को उसी लंदन के जमीन पर मार गिराया जहां पर नायर जी को माफी मांगने और जुर्माना भरने को कहा गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो जख्म मिला था, उसका हिसाब आखिरकार चुकता हो गया। यह सिर्फ एक बदला नहीं, एक न्याय था, उस आक्रोश, उस पीड़ा और उस दर्द का जिसे पूरे राष्ट्र ने अपने सीने में दबा रखा था। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद लिखते जाना और भारत के राष्ट्रपतियों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इंस्टाग्राम पर आ जाओ।